Hello students, welcome. This is Vaishnavi Agrawal and we are studying Indian Economy Development. हमने इंडियन इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट और नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट. दिस इज योर सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन लिया था कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट की इश्यूज क्या क्या हैं और उस इश्यूज के लिए गवर्नमेंट ने कैसे कैसे काम किया. Today we are going to understand in this second part the very first issue of rural credit. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. रूरल क्रेडिट सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. रूरल क्रेडिट का क्या मतलब होता है? किसी भी जगह की डेवलपमेंट की चीज जिस चीज पे डिपेंड करती है वो होता है मनी, कैपिटल. टाइम टू टाइम अगर आपको कहीं की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो उसको आपको ग्रो करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा. कैसे होगा वो सारी चीजें पैसों से होंगी, मनी से. तो जो रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में दिक्कत रही है वो एग्रीकल्चर क्रेडिट की रही है. प्लीज याद रखना, बहुत जगह आपको रूरल डेवलपमेंट लिखा मिल सकता है और बहुत जगह रूरल की जगह आपको एग्रीकल्चर लिखा भी मिल सकता है. कंफ्यूज मत होना. एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड रूरल क्रेडिट इज वन ऑफ द सेम थिंग. वेरी क्लियर. ओके. तो जब फार्मर्स को आप देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि जिस पॉइंट पे वो फसल उगाते हैं और जब तक वो फसल आती है उसके बीच में बहुत लंबा टाइम होता है. उस टाइम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं फार्मर के ऊपर. फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी उनकी किसी बेटी की शादी होना, डाउरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी सोशल इश्यूज से वो क्या करता है, बेयर करता है, अपने ऊपर सफ़र करता है. उसी सिचुएशन में अगर उसको अपनी फसल उगानी है तो उसको कितनी सारी चीज़ें चाहिए होती है जिसके लिए उसके पास पैसा नहीं होता. तो इस सिचुएशन में हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है कि पैसा, क्रेडिट क्यों चाहिए होता है किसको, फार्मर्स को. तो फार्मर क्या करते हैं? फार्मर बेसिकली किसी से जाके ये मनी बोरो कर लेते हैं और अपना काम करते हैं. इसको हम बोलते हैं, इस बोरोइंग की प्रोसेस को, और जो पैसे हमें चाहिए रूरल डेवलपमेंट के, इसको हम क्या बोलते हैं? रूरल क्रेडिट बोलते हैं. कोई भी डाउट? ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल. सबसे पहले कहाँ डिपेंड करती है कि कैपिटल कितना लग रहा है फ्रॉम टाइम टू रियलाइज हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर. ओवरऑल रूरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए. At the time of gestation period, before the crop sowing and realization of income, there is a difference that is very long. बहुत टाइम होता है इन दोनों के बीच में. Farmers borrow from various sources to meet initial investment. Various sources का क्या मतलब हुआ आगे हम देखेंगे. क्यों? अपने इन्वेस्टमेंट के लिए. किस चीज़ पे? सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, हर जगह के लिए उनको क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है. इसी के साथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली एक्सपेंसेस लाइक मैरिज, डेथ, रिलीजियस सेरेमनीज एक्सेट्रा. सो विलेजर्स एंड फार्मर्स नीड रूरल क्रेडिट. तो उनको तो चाहिए पैसा. उनको तो हर जगह से बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिट लेना, पैसे बोरो करना. अब जो ये रूरल क्रेडिट होता है ये 3 तरीके का होता है: शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट वो होता है जो कोई भी फार्मर 6 महीने से 1 साल के लिए लेता है. 6 महीने से 1 साल के लिए. तो ये क्यों होगा? 6 महीने से 1 साल के लिए ले रहा है तो मतलब उसको इनिशियली बस सीड्स खरीदने के लिए या मैन्योर खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, किसी टाइप का केमिकल खरीदने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए उसको क्या चाहिए? मनी चाहिए. तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लेता है, सिर्फ 6 महीने से 1 साल के लिए लेता है. स्टार्टिंग में जब उसको फसल क्या होनी करनी होती है? बोनी होती है. तो इस टाइम उसको क्या क्या चाहिए होता है? उसको बेसिक चीज़ें चाहिए होती है. सीड्स चाहिए होते हैं उसको, फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं उसको, केमिकल्स चाहिए होते हैं. इन सारी चीज़ों के लिए वो क्या करता है? क्रेडिट लेता है. तो ये सबसे छोटा क्रेडिट होता है. कोई डाउट? नेक्स्ट होता है मीडियम. मीडियम टर्म क्या होता है? मीडियम टर्म होता है जब कोई 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए क्रेडिट लेता है. क्या होता है वो मीडियम टर्म? क्या होता है? जब कोई 1 साल से लेकर 5 साल के लिए क्रेडिट ले रहा है. अब मैंने वहाँ पे 1 साल के अंदर ये सब ले लिया, फर्टिलाइजर्स ले लिए, सीड्स ले लिया. अब मुझे 1 साल से 5 साल के लिए क्यों चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा कि मैं कोई नई मशीनरी खरीद लूँ. मैं चाहूँगी कि मैं कोई क्या करूँ? नई मशीनरी खरीद लूँ या फिर कोई नया टेक एडवांसमेंट यूज़ करने लगूँ. कोई एक चीज़ क्या कर दूँ? अपडेट कर दूँ. तो इसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे लगेंगे. अगर मुझे मशीन खरीदनी है, मुझे कोई एसेट बढ़ाना है,
तो मुझे पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, और अगर मुझे पैसे ज़्यादा लगेंगे तो मैं चुका भी लेट पाऊँगा। तो मीडियम टर्म होता है 1 साल से 5 साल के लिए जब कोई फार्मर लोन लेता है, वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैक्टर खरीदने को, किसी टाइप की मशीनरी खरीदने को, अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ को मॉडर्न करने को लेता है। क्लियर? लास्ट होता है लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कौन सा लोन होता है? लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कि 5 साल से 20 साल तक के लिए लिया जाता है। ये सबसे बड़ा लोन होता है जो फार्मर लेता है, जो 20 साल लग जाए उसको चुकाने में इस वैल्यू का। क्यों लेता है? ये लेता है कि अगर उसको कोई नई लैंड खरीदनी है, कोई नई लैंड खरीदनी है, या फिर उसकी जो पुरानी लैंड है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, उसे चाहिए उस लैंड को बढ़ा दें या उस लैंड में कंप्लीटली कुछ चेंज कर दें, ऐसी चीज़ों के लिए जब पैसे लेता है तो वो होते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड। ये है इंडिया की क्रेडिट नीड। इंडिया में फार्मर्स को ऐसे पैसे चाहिए। पैसे लेने के बहुत तरीके हैं फार्मर्स के पास, लेकिन उनको चाहिए ऐसे है, या तो वो शॉर्ट टर्म लेंगे या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लेंगे। क्या होते हैं ये शॉर्ट टर्म? क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, बिसाइड मेकिंग पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये 6 मई से 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल तक के लिए लिया जाता है, और सिर्फ बेसिक इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाता है। जो मिडिल टर्म होता है, या फिर जिसको हम मीडियम टर्म क्रेडिट बोलते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें मशीनरी खरीदने के लिए, या फिर अपनी पूरी उसमें बॉर्डर बनवाने के लिए, आपको पूरी लैंड की फेंसिंग करवानी है, ऐसी चीज़ों के लिए, या आपको एक गड्ढा खोदना है, वेल करना है, पानी निकालना है, अंडरग्राउंड फैसिलिटी के लिए। ये बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए जब लोन लिया जाता है तो वो लोन बेसिकली 1 साल से 5 साल तक के लिए लिया जाता है, और इसको 1 साल से 5 साल के लोन को हम क्या बोलते हैं? मिडिल या मीडियम टर्म बोलते हैं। फिर होता है लॉन्ग टर्म, जिसको क्यों लिया जाता है? अगर आपको लैंड खरीदना है तो ले लिया, या आपको अपनी पुरानी लैंड पे क्या करना है, परमानेंट कुछ सही करवाना है तो ले लिया। ये सबसे बड़ा होता है, इसको हम 5 से 20 साल तक के लिए लेते हैं। कोई डाउट? अब आपको समझ आ गया कि रूरल क्रेडिट क्यों चाहिए है फार्मर्स को, फार्मर्स के साथ क्या दिक्कतें रही हैं, और रूरल क्रेडिट किस किस तरीके की चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इसी के साथ जो भी ये क्रेडिट लेता है, इनके अलावा क्रेडिट प्रोडक्टिव तरीके से भी ले सकते हैं, नॉन प्रोडक्टिव। अब किसी को प्रोडक्शन करना ही नहीं है, उसको सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए पैसे चाहिए कि मैं खुद फीड कर लूँ, अपनी फैमिली को फीड करा लूँ, उस टाइप के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? अनप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट बोलते हैं। ये क्यों होती है? ये होती है जब सिर्फ कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए चाहिए होती है। जो मैंने आपको अभी आप दिखाए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स, वो क्या होते हैं? वो प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट के लिए होते हैं, वो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाने के लिए लिए जा रहे हैं। कोई डाउट है कि प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव क्या हो गए रिक्वायरमेंट क्रेडिट के? बहुत छोटी सी चीज़ है। अब आप मेरे को बताओ, आपने देख लिया कि क्या रूरल क्रेडिट की इश्यूज हैं, फार्मर्स को क्यों पैसे चाहिए, किस किस टाइम पे पैसे चाहिए। अब उनको ये पैसे मिलेंगे कहाँ से? कहाँ से वो बोरो करेंगे? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस रूरल क्रेडिट? देर आर टू सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ये तो आप नेम से बता सकते हो। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं? जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, कॉलोनियल रूल के अंदर था, जमींदार, मनी लेंडर्स, विलेज के ट्रेडर्स बहुत सारे होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे जिनकी लैंड पे फार्मर्स काम करते थे। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग इन्हीं लोगों से क्या करते थे? फार्मर्स इन्हीं लोगों से, मनी लेंडर से, विलेज के ट्रेडर से, जमींदार से क्या करते थे? पैसे लेते थे, और वो उनको बहुत हाई रेट पे पैसे देते थे। मतलब 100 रुपए के ऊपर 20%, 30% इंटरेस्ट रेट, इतना इंटरेस्ट रेट लेते थे। मतलब इतना अमाउंट देंगे बट उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेंगे। ज़मींदार क्या करते थे, या लैंडलॉर्ड क्या करते थे? अगर उनके पास वो पैसा वापस नहीं आया, इंटरेस्ट वापस नहीं आया, तो उनकी पूरी ज़मीन वो अपने लिए रख लेते थे, और वो लेबर्स क्या हो जाते थे? लैंडलेस फार्मर बन जाते थे। ये सारे तरीके जो हमेशा से चलते आ रहे हैं और आज तक भी चलते हैं पैसे बोरो करने के, मेजरली इंडिया में फार्मर्स हमेशा नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीकों से पैसे लेते हैं। ये सारे तरीके क्या होते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मनी लेंडर्स, जो लोग पैसे देते हैं, ठेकेदार बोलते हैं जिनको, मनी लेंडर्स। और कौन होते हैं? विलेज में जो लोग रह रहे हैं, गांव में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं पैसों की, तो विलेज के ट्रेडर्स।
और कौन हो सकता है? आपके लैंडलॉर्ड, फार्मर के खुद के लैंडलॉर्ड जिसके लिए आप काम कर रहे हो, उससे बोरो करना पैसे ईज़ी होता है। अब वो कंज़म्पशन एक्टिविटी के लिए भी कर सकता है, खुद की भी किसी नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए कर सकता है, बट एक बहुत बड़ा कौन होता है? लैंडलॉर्ड्स। आपके खुद के लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं? आपको पैसा देते हैं। ज़मींदार्स, मनी लेंडर्स, विलेज ट्रेडर्स, ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज़। इंडिया जब एक्सप्लॉइट करा इन लोगों ने तो कैसे किया इंडिया को? इंडिया जब बिल्कुल ब्रिटिश रूल में थी, ये लोग क्या करते थे? बहुत हाई रेट लेते थे और लैंड ले लेते थे। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीका उस टाइम से लेके आज तक चलता आ रहा है। ये सिचुएशन अभी भी देखकर इंडिया ने क्या सोचा? इंडिया ने सोचा कि हमें यहाँ पे रूरल बैंकिंग लाना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ के हाई इंटरेस्ट रेट हटवाएँ और क्या करें? फार्मर्स के लिए ईज़ी करें कि उनके पास खुद के लिए पैसा बचे। इसीलिए नॉन इंस्टीट्यूशनल के साथ जो दूसरे सोर्सेज़ है वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज़। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज़ मतलब वो सोर्सेज़ जो कि बैंक्स कंट्रोल करता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इसके लिए गवर्नमेंट ने 1982 में निकाला नाबार्ड। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने नाबार्ड का नाम सुना हुआ है? नाबार्ड इज़ अ एपेक्स बैंक ऑफ रूरल एरियाज़। जैसे पूरे इंडिया का एपेक्स बैंक है आरबीआई, दैट इज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जितनी भी चीज़ें, जितना भी फाइनेंस किसी भी फार्मर को, किसी भी एरिया को, किसी भी विलेज को चाहिए है, उन सब के फाइनेंस कैसे पूरे हो रहे हैं, वो एपेक्स बॉडी जो इन सबको मैनेज करती है, वो कौन-सी है? नाबार्ड। क्या नाम है इसका पूरा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में आई ये, इसके अंडर बहुत सारी चीज़ें निकाली गई, इसके अंदर निकाले गए कॉर्पोरेट्स। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कोऑपरेट्स वो होते हैं जो आपको बहुत फास्ट मनी देते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट में आपको क्या करेंगे? अच्छा पैसा देंगे, बहुत फास्ट मनी। ये क्यों निकाले गए? क्योंकि इनके थ्रू किसी की भी नीड्स ये ना हो कि रह जाए। इसी के साथ क्या निकाला गया? इसी के साथ निकाला गया रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम आरआरबी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं ग्रामीण बैंक। ये बैंक रूरल एरियाज और विलेजेस के लिए निकाले गए। बड़ौदा बैंक, पंजाब बैंक, हर बैंक का ग्रामीण वर्जन मतलब विलेज में सेटल होने वाले बैंक। इनसे इनका भी बेसिक काम क्या है? जो वीकर सेक्शंस हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत है प्रोडक्टिविटी के लिए, उन सबकी हेल्प करना, उनका डेवलपमेंट करवाने में हेल्प करना, वीकर सेक्शन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करना? मेंटेन करना। ये भी पूरी मैनेज कौन करती है? नाबार्ड। इसके साथ जो तीसरा सोर्स है जिसमें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट लाइसेंसिंग देती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो लाइसेंसिंग देती है। उस लाइसेंसिंग को और यहाँ की एग्रीकल्चर नीड्स को, उन लाइसेंसिंग के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए इन दोनों के बीच का मीडिएटर कौन है? नाबार्ड। तो नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को एक साथ रखता है। इसी के साथ बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स, बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जैसे कॉमर्शियल बैंक्स भी क्या करते हैं? एग्रीकल्चर क्रेडिट देते हैं, रूरल एरियाज को देते हैं। और ये भी किससे कोऑर्डिनेट करते हैं? नाबार्ड से ही कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये सिचुएशन देखने के बाद जब गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हमें ये करप्शन हटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा, जब भी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होगा और जब भी रूरल डेवलपमेंट होगा, तो क्या आया? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आए, जिसका होम कौन है? एपेक्स बॉडी कौन है? नाबार्ड, जो कि 1982 में आई और जिसके अंडर बाकी सारे सोर्सेज वर्क करते हैं। कोई डाउट? वेरी क्लियर। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। द थ्री इंपॉर्टेंट नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर लैंडलॉर्ड्स, जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं, विलेज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स। ठीक है? ट्रेडिशनली मोस्ट क्रेडिट नीड्स ऑफ फार्मर्स वर मेट थ्रू दीज सोर्सेज। 90%, मोर देन 50% ऑफ फार्मर्स क्या करते थे? लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स से ही लेते थे। बट इसमें दिक्कत क्या थी? At the time of independence, money lenders and traders exploited small and marginal farmers. पूरा exploit कर दिया बहुत high interest rate लेके, and landless labor by lending them on a very high interest rate. लेकिन उनके पास मजबूरी होती थी, उनको वो लेना पड़ता था। A major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach. क्यों? क्योंकि क्रेडिट रूल या क्रेडिट की जितनी भी नीड्स है वो हम पूरी कर पाए। कोई डाउट?
इसके बाद क्या आया, इसके बाद आए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। क्या है? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पूरी लाइसेंसिंग प्रोटोकॉल रूरल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ईज करके अलग अलग पॉलिसीज निकालती है, अलग अलग एड्स देती है, अलग अलग फैसिलिटीज देती है, कभी कहीं सीड्स देती है, कभी किसी को ग्रो के लिए कुछ और दे देती है। तो गवर्नमेंट एक सोर्स है। कॉपरेटिव्स आपको फास्ट मनी देते हैं, कॉपरेटिव्स आपको उन सेक्शंस तक आपका मनी फ्लो अच्छा करने का काम कॉपरेटिव्स का होता है, और बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट। कॉमर्शियल बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी क्या करती है, बहुत सारे लोन्स रूरल एरियाज को बहुत लो इंटरेस्ट रेट में प्रोवाइड करती है। एंड रीजनल रूरल बैंक जिनको हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट बैंक होता है ये, इनका भी बेसिक काम ये होता है कि वीकर सेक्शंस की हेल्प करना, पूरी क्रेडिट बैंकिंग को क्या करना, गांव में बढ़ाना। ऑल टुगेदर जब हम कोऑपरेटिव, कॉमर्शियल बैंक्स और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं, तो ये पूरा मेंटेन कौन करता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, 1982। इट इज एन एपेक्स बॉडी फॉर रूरल क्रेडिट सिस्टम। गवर्नमेंट के साथ भी नाबार्ड एडेड है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ही एक सेक्टर है नाबार्ड, और गवर्नमेंट की सारी प्रोटोकॉल्स कौन फॉलो करवाता है? नाबार्ड फॉलो करवाता है। कोई डाउट इतने में? इन सब को मैनेज कौन करता है? नाबार्ड मैनेज करता है। कोई भी डाउट? अब देखते हैं कि नाबार्ड होता क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। प्लीज इसका फुल फॉर्म आना चाहिए आपको, सिर्फ नाबार्ड नहीं होगा, ये नेम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज सेटअप इन 1982। 1982 में आया था एज एन एपेक्स बॉडी। ये भी इसका एक कीवर्ड है। क्या है ये? इट इज एन एपेक्स बॉडी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल बॉडी टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। इसका काम क्या है? सब कुछ कोऑर्डिनेट करना, एक्टिविटीज ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। पूरे रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई भी कॉमर्शियल बैंक, कोई भी आरआरबी, कोई भी कोऑपरेटिव्स, कोई भी लैंड डेवलपमेंट बैंक, कुछ भी। ओके। द ग्रीन रेवोल्यूशन ब्रॉट मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम। क्यों आया ये? क्योंकि क्रेडिट बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमारा काम क्या हो गया? हमारा काम हो गया बिल्कुल प्रोडक्टिव ओरिएंटेड, कि हमें अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, और उसके लिए क्रेडिट की नीड्स क्या हुई? बढ़ गई। Okay, so it changes the credit system as it has to diversify the rural credit towards production oriented lending, कि कहाँ कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, मॉडर्न फार्मिंग कैसे होती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ये सबसे मेजर चेंज आया। कोई डाउट? The institutional structure of rural banking today consists of a set of multi-agency institutes. बहुत सारी चीज़ें आती है रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम के अंदर जो नाबार्ड देखती है, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे मेन एग्जांपल है एसबीआई है रूरल क्रेडिट का। रीजनल रूरल बैंक जिसको हम आरआरबी भी बोलते हैं, बहुत जगह आपको आरआरबी लिखा दिख जाता है, रीजनल रूरल बैंक भी इन्हीं के अंदर आते हैं। कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक आपकी लैंड डेवलपमेंट के लिए जो होते हैं, जो कि बहुत लो इंटरेस्ट में आपको लैंड इंप्रूव करने को, लैंड एनहांसमेंट के लिए ही क्या करते हैं? क्रेडिट देते हैं। ये भी गवर्नमेंट सोर्स ही है। कोई डाउट? अब नाबार्ड के क्या फंक्शंस होते हैं? बहुत इजी है। नाबार्ड का फंक्शन है सबसे पहले सब कुछ मैनेज करना, पूरा फाइनेंसिंग सिस्टम रूरल एरियाज का मैनेज करना, वीकर सेक्शंस तक पहुंचना, कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने नहीं देना, हर जगह रूरल डेवलपमेंट देखना, मनी लेंडर्स को और जितने भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उन सबको इरेडिकेट करना, उन सबको एलिमिनेट करना। क्यों? क्योंकि उससे बहुत मेजर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज आएगा फार्मर्स के लिए। तो इट सर्व एज एन अपेक्स फंडिंग एजेंसी, इससे बड़ी कोई फंडिंग एजेंसी नहीं है रूरल एरियाज के लिए, फॉर द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू रूरल एरियाज। जो भी इंस्टीट्यूट पैसा देता है रूरल क्रेडिट में, वो सब कौन होता है फाइनेंस करने वाला? नाबार्ड होता है। टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इम्प्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, सब तक पैसा पहुंचे, सब लोग रूरल क्रेडिट को ले पाए, उसका फायदा उठा पाए, वो डिलीवरी सिस्टम को स्मूथ करना, और कैसे जाएगा वो देखना। रिस्ट्रक्चरिंग द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग फॉर पर्सनल, पूरा क्या ना क्रेडिट इंस्टीट्यूट को रिस्ट्रक्चर करना, उसको क्या करना? इवॉल्व करना। टू कोऑर्डिनेट रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल, सारी क्रेडिट इंस्टीट्यूट से एक्टिविटी को क्या करना? अपने फाइनेंस एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना।
मेंटेन लाइसेंस विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो भी लाइसेंस देता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, आरबीआई हो, या कोई और नेशनल लेवल पे आपको कोई पॉलिसी मिले, हर चीज का प्रोटोकॉल नाबार्ड फॉलो करवाती है। दैट आर कंसर्न विद पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन, किसी भी टाइप की पॉलिसी के लिए। टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट रीफाइनेंस्ड बाय, जितने भी फाइनेंस कर रहा है नाबार्ड, उन सबको क्या करना, चेक करना, उन सबको देखना कि उनमें डेवलपमेंट क्या है, उनको इवेल्युएट करना, उनको मॉनिटर करना कि वो एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है। दिस इज नाबार्ड। ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नाबार्ड क्या होता है। कोई डाउट? अब इसी के अंदर हमने पढ़ी थी क्या चीज़ें, कोऑपरेटिव, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स। अब ये सारे वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ है रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, आरआरबीज एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। दे वर सेटअप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज। क्यों हुआ ये कि क्रेडिट का सप्लाई बढ़े, पर्टिकुलरली इन रिमोट एरियाज एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। बिल्कुल वो जो छोटे छोटे जगह है जहाँ बिल्कुल ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पे ये ग्रामीण बैंक खोलेगा। क्यों? क्योंकि वहां बैकवर्डनेस कम हो और लोगों के पास रूरल क्रेडिट पहुंचे। दीज बैंक ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चलते हैं। अंडर ऑब्लिगेशन टू फोकस ऑन द क्रेडिट नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन। किस चीज के अंदर की जो पॉवर्टी के अगेंस्ट लोग हैं, जो लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, जो लोग बहुत एब्स्ट्रैक्ट गरीबी में रहते हैं इंडिया में, वीक सेक्शंस होते हैं इकोनॉमिकली, उन पे ऑब्लिगेशन है आरआरबी पे कि उनकी हेल्प करें, क्रेडिट नीड्स उनकी पूरी करें। इनका फोकस बहुत क्लियर है रूरल पॉपुलेशन को लेकर। कोई डाउट? नेक्स्ट इज और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। अगेन ये सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती है जो कि बहुत जल्दी और फ्लो अच्छा करती है क्रेडिट सप्लाई का। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर, जितना चाहिए उतना देते हैं एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बिल्कुल ही अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। दिस सोसाइटी ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस इन डाइवर्स एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, अलग अलग क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए, रेजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, कैसे उसको इनहेंस करें, इन सब चीज़ों में भी कोऑपरेटिव्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, क्या काम होता है इनका? इनका काम है कि रैपिड फ्लो हो क्रेडिट का, द टाइमली एंड रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट, मतलब जब इनका चाहिए जब मिले और जल्दी से जल्दी मिले फार्मर्स को। सेकेंड, एलिमिनेशन ऑफ मनी लैंडर्स, जितने भी मनी लैंडर्स हैं उनको हटाओ, हम आपको ज़्यादा सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में देंगे, और क्या होगा, आपकी हेल्प भी करेंगे इन्हांस करने में, लेकिन आप मनी लेंडर से पैसे नहीं लो। ओके, स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स, जितनी क्रेडिट फैसिलिटीज को ये इंक्रीज कर सकते हैं उतनी ज़्यादा क्या करें, इंक्रीज करें। वेरी क्लियर? ओके। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट इन एरियाज कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऐसी कॉर्पोरेट सोसाइटीज हैं जो कि गांव वाले खुद में बनाते हैं एक दूसरे की फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए। ऐसे पूरे प्रोग्राम्स में भी जब पैसे चाहिए हैं, अगर ऐसे प्रोग्राम्स को भी किसी एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए हैं, तो वो किसके पास जा सकते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास जा सकते हैं। वेरी क्लियर? इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट एक और है वो क्या है हमारा? कॉमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टू बी वेरी क्लियर। ओके, सो कॉमर्शियल बैंक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर क्रेडिट, देता है एग्रीकल्चर क्रेडिट कॉमर्शियल बैंक। एसबीआई उनको मैनेज करता है। एसबीआई क्या होता है? कॉमर्शियल बैंक का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। एसबीआई एंड अदर बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एड्स एंड सपोर्ट्स टू फार्मर्स, बहुत सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस और एड्स देते हैं हेल्प करने के लिए फार्मर्स की, एज पब्लिक बैंक्स। क्लियर? जल्दी से रिवाइज करते हैं। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि जो रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम है रूरल डेवलपमेंट में, वो क्या है। रूरल क्रेडिट क्यों चाहिए होता है फार्मर्स को? अपनी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए चाहिए होता है और उनको पैसे बोरो करने पड़ते हैं। फार्मर्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों गोल के लिए क्या करते हैं? पैसे लेते हैं। शॉर्ट टर्म जब वो लोग बोरो करते हैं मनी, तो वो बेसिकली सिर्फ 6 महीने से 1 साल के लिए होता है, जिनमें उनको बेसिक वर्क करना होता है, बेसिक सीड फर्टिलाइजर इन्वेस्टमेंट करना होता है। मीडियम जब लेते हैं, तो मीडियम वो क्यों लेते हैं? वो 1 साल से 5 साल के लिए लेते हैं, जब उनको अगर कोई इरिगेशन के लिए गड्ढा खोदना है, या फिर अपनी पूरी क्या करना है, फेंसिंग करवानी है, या कोई नई मशीनरी खरीदनी है, या कैसे भी अपने आप को क्या करना है, एडवांस करना है।
और सबसे बड़ा होता है लॉन्ग टर्म, जो कि 20 साल तक के लिए लिया जाता है, 5 साल से, जब किसी को अपनी कोई लैंड एक्स्ट्रा करनी होती है या अपनी उस लैंड में कुछ परमानेंट सोल्यूशन करवाना होता है। इतनी सारी चीज़ों के लिए हमारे पास दो सोर्सेज है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जिससे पैसे ले सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि ब्रिटिश के ज़माने से चले आ रहे हैं, मनी लेंडर्स, विलेज ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, जो कि क्या करते हैं, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में देके एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को। इसी चीज़ के लिए क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या निकाला, नाबार्ड निकाला, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में ये आया और इसके अंडर रीजनल रूरल बैंक्स आए, कॉर्पोरेट सोसाइटीज आई, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आए, कॉमर्शियल बैंक्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने लगा। गवर्नमेंट की जितनी भी स्टेट पॉलिसीज, आरबीआई पॉलिसीज थी, उन सबको भी नाबार्ड ही मैनेज करने लगा। और ये होते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस जिसके थ्रू क्या होता है, कम पैसों में, कम इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, वीकर सेक्शंस को हेल्प मिलती है। Very clear, this was rural credit. Let's move to the assessments and revise everything that we have done today. First question, which of the following is not an institutional source of agriculture? इसमें से institutional source कौन सा नहीं है? नाबार्ड एक institutional source है, गवर्नमेंट का है। पंजाब ग्रामीण बैंक है, मतलब पंजाब ग्रामीण बैंक लिखा है। ग्रामीण बैंक का मतलब क्या हुआ, ये एक आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है। ग्रामीण मतलब गांव का बैंक, विलेज बैंक, रूरल बैंक। सो ये भी क्या हो गया, ये भी इंस्टीट्यूशनल है। विलेज ट्रेडर्स क्या होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल होते हैं। सो ये आंसर वुड बी सी। गवर्नमेंट अगेन क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल। तो आंसर वुड बी सी, विलेज ट्रेडर्स आर नॉट एन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स? इसमें से नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन सा नहीं है? मनी लेंडर्स नॉन इंस्टीट्यूशनल है, कॉमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशनल है, एसबीआई और कॉमर्शियल बैंक क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल हुआ। विलेज ट्रेडर अगेन नॉन, और नन ऑफ दिस तो रॉन्ग हो गया। तो आंसर वुड बी कॉमर्शियल बैंक्स आर नॉट नॉन इंस्टीट्यूशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ। लैंड डेवलपमेंट बैंक को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? प्रमोट क्रेडिट सप्लाई इन अर्बन सिटीज। अर्बन सिटीज के लिए था क्या? नहीं था, तो रॉन्ग। रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट सप्लाई इन विलेजेस एंड रूरल एरियाज। रिस्ट्रिक्ट करने को था? नहीं, बढ़ाने को था, बहुत स्मूथ करने को था कि जिस एरिया में नहीं पहुंच पा रहा है अक्रॉस द कंट्री वहां पे भी पहुंचे। सो नो। टू फोकस ऑन क्रेडिट नीड्स ऑफ वीक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। वीक सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे फोकस करने के लिए था, यस बिल्कुल, इसीलिए ही था। तो आंसर वुड बी सी। डी, बोरो मनी फ्रॉम विलेज। मनी लेंडर से पैसे लेते थे क्या? नहीं लेते थे। सो योर आंसर वुड बी सी, टू फोकस फॉर द क्रेडिट नीड्स ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने कवर किया कि रूरल क्रेडिट क्या होता है। आगे हम देखेंगे कि रूरल क्रेडिट का जो ये बैंकिंग सिस्टम चला था नाबार्ड का, इसने एक्चुअली कैसे वर्क किया। दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।